एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जो ये लेसन करवाए जा रहे हैं वो 7th क्लास के इतिहास का आज चौथा लेसन है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 3 लेसन इतिहास के भी कंप्लीट करवा दिए गए हैं 7th क्लास के। आई होप आप लोगों ने देखी होंगी और साथ में नोट्स भी बना लिए होंगे, जिससे आप लोगों को लास्ट टाइम में रिवाइज करने में हेल्प मिले। चलिए देखते हैं। लेसन आज 4 है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। लेसन का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसमें आगे है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर यहाँ लोगों का एवं विस्तृत संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो शासन पर कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। वह कार्य पूरा किया जो अब केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने इस प्रशासन के ढांचे तथा प्रशासन संबंधी विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से महाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये जो लाल किला है, लाल किला का चित्र है दिया, इस पे भारत देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को, अपने देश को संबोधित करते हैं। ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं? मुगलों के द्वारा। मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा, ये लाइन पूछी गई है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करिए। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंश के होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसको नोट करिएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये से यहाँ से, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन है। अगली हेडिंग है, मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसको भी नोट कर लेना। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसको भी नोट करिए। चित्र 3, ये वाला, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। जो गोलाबारी और तोप है उनका प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। इसको नोट करिए, पूछा गया है। आगे है,
उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार मतलब अगर 3 भाई हैं तो उसमें से सबसे बड़ा ही भाई उत्तराधिकारी राज्य का बनता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? सहदायद मतलब अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई में जो जायदाद है उसको बराबर बराबर में बांट दिया जाता था और अपना अपना शासन करते थे। और ज्येष्ठाधिकार में जो अगर 4 भाई हैं तो उसमें से सबसे बड़ा बेटा ही तो अपना उत्तराधिकारी बनता था राज्य का। तो जो मुगल हैं वो सहदायद को ज़्यादा मानते थे, यही पद्धति को अपने विभाजन में या राजकाज में इस्तेमाल करते थे। आगे ही पूछा गया, इसको नोट करिएगा। आगे है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। आगे है राजपूतों के साथ मुगल की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, इसको नोट करिए। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन? जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वर्तमान में जयपुर में जो राजपूत हैं उन शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। इसको भी नोट करिए, पूछा जाता है। आगे है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ के कौन स्वीकार नहीं किए थे? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। इसको भी नोट करिए, पूछ लिए जाते हैं। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीरों के रूप में वापस कर दी। ये भी पूछ ली जाती हैं लाइनें, इसको भी नोट करिए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। अगली हेडिंग है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को शासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। राजपूतों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। वेरी इंपॉर्टेंट, को नोट करिए। मनसबदार कौन थे? जो राजपूत थे, उनके जो मुगलों के सेवा में जो भी, जैसे कि ईरान के, भारत के या मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा जो भी आते थे मुगलों की सेवा में नौकर लोग, उनको मनसबदार कहा जाता था। आगे मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरदार हैसियत अथवा पद मिलता था। कौन सा पद? कोई सरकारी हैसियत या पद। इसको भी नोट करिए। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसबदार के में क्या क्या निर्धारित किया जाता था? पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी। इसको नोट करिए। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करिए। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार में जात जिनके पास जितनी अधिक होती थी, उनको पद और वेतन उतना ही ज्यादा दिया जाता था। आगे है
जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, और जो घुड़सवार रखे जाते थे वो सैन्य उत्तरदायित्व के मनसबदारों को हिसाब से रखे जाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में प्राप्त करते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जागीर क्या थी? जो मनसबदारों को पद और वेतन के हिसाब से जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर शासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के अन्य भाग में सेवारत रहते थे। जो जागीर मिलती थी मनसबदारों पे, वहाँ पे वो स्वयं शासन नहीं करते थे, ना ही वहाँ पे रहते थे, बल्कि अपना अधिकारी या नौकर तय करते थे जो वहाँ से जाके राजस्व एकत्रित करके मनसबदार को देता था। आगे है जात या श्रेणियां क्या थी? जात या श्रेणियां 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब 1000 जिसके पास जात थे उससे ऊंचा होता था 5000 जात वाले। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था? इसको नोट कर लिया जाएगा कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 29। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर कितनी हो गई? 79। इसको नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे है अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह एक चित्र दिखाया गया है, चित्र 4। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर ये यहाँ पे ये एक मनसबदार है, ये इसके सवार हैं सैनिक। आगे है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। आगे अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो अकबर के राजस्व मंत्री थे वो कौन कौन से कार्य करते थे? तो वो कृषि के पैदावार के लिए कृषि की पैदावार और कीमतों का निर्धारण, कृषि के लिए भूमि के सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करते थे। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। आगे
यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो जब्त व्यवस्था थी वो किन किन राज्यों में नहीं लागू हो पाई, तो गुजरात और बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, को नोट करिए यहाँ से। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासनिक द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। ये एक चित्र दिखाया गया है, देखो। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र में ब्यौरा यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, यहाँ पे एक गरीब किसान को सजा दे रहा है एक अधिकारी, और एक भ्रष्ट अफसर ये रिश्वत ले रहा है यहाँ पर। आगे अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अब्दुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। पहले तो अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर ने शासनकाल की घटनाओं का विवरण देते हैं, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आईने अकबरी में क्या क्या है दिया गया, किस किस का वर्णन किया गया है, पूछ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली तो बात है कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने, अकबर का मित्र, और कितने जिल्दों में लिखा, 3 जिल्दों में। और पहली जिल्द में क्या था, अकबर के पूर्वजों के बारे में, और दूसरी में उसके अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में, और तीसरी जिल्द थी आईने अकबरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। इसमें अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का वर्णन मिलता है। किसमें, आईने अकबरी में। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट करिए। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण की और दूसरी ओर यह वाक्य गानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। यह हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान दिखाया गया है। ये जो सिक्का, ये आगे है सुलह-ए-कुल की नीति क्या थी। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी।
यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। ये वाली लाइन पूछिए, ये किस में, मतलब ये लाइनें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस में दिया गया है, तो सुलह कुल में किसने दिया है, जहांगीर ने, कि यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजेघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह कुल की सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अगली हेडिंग, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता था, परंतु यही यात्रा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी विस्मृत रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ रही थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनकी उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% हो। साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब और मुश्किल से पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्तिशाली बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। उनमें से कुछ ने नए वंश की स्थापना की और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। ये भी नोट करिए। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक सम्राट के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। आगे ये लाइन भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसको भी नोट करिए। तो थैंक यू एवरीवन, यहीं तक था ये लेसन, आगे समाप्त हो जा रहा है। ये कुछ मैच करने वाला दिया गया क्वेश्चन। मनसब क्या होता था? एक पद होता था सरकारी। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं कि मुगल क्या थे, मनसबदार, जागीरदार या जाति सवा, सुलह कुल की ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, सहदायद या जब्त या जमींदार। इसके बारे में आपने ऊपर लेसन में पढ़ा है।